Hello, my dear students. Now we are talking about question number 10 of JEE Advanced 2022 पेपर 1 सेक्शन 2 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना। फिगर शोज अ सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm labeled R1 to R8 and two ideal batteries of voltage E1 equal to 12 and E2 equal to 6 वोल्ट। तो ये जो E1 है ये 12 वोल्ट का यहाँ पर लगा हुआ है और E2 जो है वो 6 वोल्ट का लगा हुआ है। ये एक सिमेट्रिकल सर्किट जैसा है, तो करंट यहाँ पर हम सिमेट्रिकल कंसिडर करेंगे। हम मान के चलते हैं कि यहाँ I1 बैटरी से एक करंट स्टार्ट हो रहा है और उसका वैल्यू हम डबल कंसिडर करेंगे क्योंकि आगे जाके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये करंट यहाँ पर 2I1 हमने कंसिडर किया। सेम एज इट इज़ जो E2 बैटरी है इससे हमने 2I2 करंट स्टार्ट किया। ओके, क्योंकि आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ऊपर जाएगा I2 और एक नीचे जाएगा I2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सर्किट है तो इक्वली डिवाइड होगा। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ से 2I2 करंट आ रहा है और इधर R3 में, इस R3 में 2I2 करंट जा रहा है, तो यहाँ ऊपर और नीचे R2 और R4 में जाने वाला जो करंट होगा, ऊपर जाने वाला करंट होगा I1 माइनस I2 और नीचे वाला जाने वाला करंट भी कितना होगा I1 माइनस I2। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 2 था तो वो 2 कहाँ गया, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ओके, तो ये I2 यहाँ पर, और जब ये करंट यहाँ से वापस रिटर्न होगा तो डेफिनेटली इधर 2I1 करंट, मतलब यहाँ पर I1 और यहाँ पर I1 करंट हमको मिलेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों लूप में, ऊपर वाले जो दो लूप है इसमें हम KVL लगाएंगे, है ना। तो यहाँ से चलेंगे ऐसे। ओके, सबसे पहले R3, तो यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2I2। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर R6 में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर करंट फ्लो R6 मतलब 1 ओम और करंट फ्लो हो रहा है I2। ओके, फिर हम R2 में जाते हैं, पर यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस साइन लेंगे। वोल्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1 ओम और करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2 और इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर I2 का कोफिशिएंट हमको कितना मिल रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, मतलब कि 4I2, और I1 का कोफिशिएंट माइनस I1 इक्वल टू हमको मिला 6। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड वाले लूप में, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम इस सेकंड लूप में KVL लगाते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेटली R2 की बात कर रहे हैं, तो R2 का रेजिस्टेंस है 1 और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2। फिर हम R7 में पहुंचते हैं तो वहाँ का रेजिस्टेंस है 1 और करंट फ्लो हो रहा है I1। फिर हम R1 में पहुंचते हैं तो वहाँ का रेजिस्टेंस 1 है और करंट फ्लो हो रहा है 2I1 और इज इक्वल टू बैटरी कितने वोल्ट का लगाया हमने, 12 वोल्ट का। ओके, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 जो है उसका कोफिशिएंट हमको मिलेगा 4I1। ओके, और I2 का कोफिशिएंट हमारे पास में 1 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बना, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे और इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर इस I1 का कोफिशिएंट हम 1 बना लेते हैं, अब इन दोनों का कैलकुलेशन है तो हम फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। इन दोनों का अगर मतलब यहाँ पर I1 का कोफिशिएंट अगर हम 1 बना लेते हैं तो वो हो जाएगा I1 माइनस I2 बाई 4 इज इक्वल टू 3। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन को हम इसके नीचे लिखते हैं तो 4I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4I2 माइनस I2 बाई 6, मतलब कि 16 माइनस 1 दैट इज 15 I2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको मिलेगा 9। ओके, तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15, है ना। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 5 टाइम कैंसिल होगा, तो ऊपर हमको मिलेगा 12 और नीचे मिलेगा 5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
2.4 एम्पियर, है ना। I2 का वैल्यू 2.4 एम्पियर हुआ। अब आगे देखते हैं, हम I1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो I1 का वैल्यू है I1 माइनस, यहाँ से हम देख रहे हैं I1 माइनस I2/4, ओके। I2/4 इज इक्वल टू 3, ओके। तो I1 इज इक्वल टू 3 प्लस I2 का वैल्यू हमने रखा 2.4 और डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, है ना। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.6, मतलब कि I1 का वैल्यू हमको मिला 3.6 एम्पियर, ओके। अब हम सारा ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन I1 सॉरी R1 कहाँ पर है, यहाँ पर R1 की बात करें तो R1 से 2 I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम R1 की यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम R1 रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उससे 2 I1 करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि 2 इंटू 3.6 मतलब कि 7.2 एम्पियर, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, हम इस पे करेक्ट टिक करेंगे। अगर हम R2 की बात करें, R2 से अगर हम करंट देखते हैं तो R2 से करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2, ओके, मतलब कि 3.6 माइनस 2.4 दैट इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम R3 की बात करें तो R3 यहाँ पर कहाँ है, R3 मतलब 2I1 2I2। तो R3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा 2I2, है ना, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ 2.4 मतलब कि 4.8 एम्पियर। बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर हम R5 की बात करें तो R5 मतलब I2, है ना। अगर हम R5 की बात करें तो उससे करंट फ्लो हो रहा है I2 और I2 का वैल्यू कितना है 2.4 एम्पियर। तो बिल्कुल सही है, मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर हम चारों पे टिक करेंगे तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर पूरे हमको यहाँ पर मिलने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर JEE एडवांस 2022 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं और फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं। ये सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन है और यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन में गिवन है सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन फिगर। R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm. P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when switches S1 and S2, यहाँ पर दो स्विच लगे हुए हैं जैसे सर्किट में हमको दिख रहा है, ये दोनों ओपन रहते हैं तो पावर डिसिपेशन P1 P2 होता है। और Q1 Q2 होता है जब हम स्विचेस को क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, हमको हर एक ऑप्शन के लिए चेक करना रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। when the voltage source 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, है ना, A और B के अक्रॉस यहाँ पर 6 वोल्ट हमने लगाया और यहाँ पर भी 6 वोल्ट लगाया। तो हमको बताना है क्या P1 इज लेस देन P2 है ना। तो अगर हम सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट S1 और S2 ओपन है और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम फर्स्ट का बात करें, है ना, जिसको हम R इक्विवेलेंट 1 कहते हैं, है ना, R इक्विवेलेंट अगर हम 1 कहें तो वो कितना होगा, वो होगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। और ये 5 जो है ये R1/2 मतलब 1/2 के पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। और उसके साथ में 1 ओम का सीरीज में आ जाएगा क्योंकि S1 यहाँ पर क्लोज है। तो 1 ओम का सीरीज में मतलब 1 + 5 × 1/2 डिवाइडेड बाय 5 + 1/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय ये 10 + 1 11 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 11 + 5 दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 11, है ना। और अगर हम R2 का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं सेकेंड वाले का, तो यहाँ पर 1 1 1 ये तीनों हम R1 R2 और R3 को ही काउंट करेंगे अभी, क्योंकि ये जो 2R3 है यहाँ पर स्विच ओपन है तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये तीनों पैरेलल में है, मतलब अगर हम देखें तो 1/1 + 1 है ना, इसको अगर हम ऐसा लिख देते हैं
1 by R equivalent 2, R equivalent 2 is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 6 है ना, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 11, सो 11 बाई 6, तो आर इक्वलेंट 2 जो हमारे पास में आया वो आया 6 बाई 11. ठीक है, अगर हम पावर डिसिपेशन की बात करें, अगर हम P1 बाई P2 कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इक्वलेंट डिवाइडेड बाय V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 इक्वलेंट. ओके, तो V तो दोनों का सेम है, 6 वोल्ट कैंसिल हो जाएगा. R2 बाई R1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 6 बाई 11 डिवाइडेड बाय 16 बाई 11, तो 11 से 11 कैंसिल, आंसर आया हमारा 3 बाई 8 है ना, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1 है ना. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन डेफिनेटली हमारा सही ऑप्शन है, इस पर हम करेक्ट करेंगे. सेकेंड वाला देखते हैं, व्हेन कांस्टेंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, ओके, इन बोथ सर्किट P1 इज लेस ग्रेटर देन P2. बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं, अगर हम सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम P1 की बात करेंगे तो वो होगा I स्क्वायर R1 इक्वलेंट. ओके, और P2 की बात करें, ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए फॉर A हमने सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर बी वाले ऑप्शन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम P2 की बात करें तो डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट होगा, वो वोल्टेज कांस्टेंट था, आर इक्वलेंट 2. ओके, तो ये कैंसिल होगा. अगर हम यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हमको मिलता है R1 दैट इज इक्वल टू 16 बाई 11 डिवाइडेड बाई 6 बाई 11, तो रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 8 बाई 3 हो जाएगा, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा. बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन भी हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन वोल्टेज 6 वोल्ट इज कनेक्टेड A एंड B इन सर्किट 1, Q1 इज ग्रेटर देन Q2. ओके, तो अब यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया है ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. तो ये वाला हम सेकंड स्लाइड पे ले लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हमने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये R1 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा है ना. तो यहाँ पर R1 इक्विवेलेंट अगर हम अब देखें, ठीक है, सेकेंड केस में, ठीक है, तो अब इस केस में हो जाएगा 5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 11. ओके, तो अगर हम P1 की बात करेंगे तो वो होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फर्स्ट केस में हमारे पास में आ रहा था 16 बाई 11. ओके, और अगर हम Q की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, P1 की बात करें तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 बाई 11, क्योंकि फर्स्ट केस में जब यहाँ ओपन था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 बाई 11 था, और सेकेंड केस में अगर हम देखें तो 5 बाई 11 आ रहा है, मतलब V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 बाई 11. तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई 16 हमको मिलेगा, मतलब कि P1 इज लेस देन P2. सॉरी, ये Q1 था, इसे थोड़ा हमने गलत लिख लिया, Q1 था, मतलब P1 इज लेस देन Q1. बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये सही है, मतलब A वाला भी सही, B वाला भी सही और C वाला भी सही. अब हम D वाले के लिए चेक करते हैं. अगर 2 एम्पियर का सोर्स हमने AB के अक्रॉस लगाया, 2 एम्पियर का सोर्स, तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये V स्क्वायर था, Q2 इज लेस देन Q1. तो फिर हमको अब सेकेंड सोर्स के लिए जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो हमारे पास सेकेंड का R2 इक्विवेलेंट कितना आएगा, है ना, फॉर Q2 के लिए हम बात कर रहे हैं, ये Q2 के लिए हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा
1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और ये हो जाएगा 1/6। एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1। तो अल्टीमेट हमको सेकेंड केस में R1 इक्विवेलेंट कितना मिला? 6 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12, है ना, मतलब 1/2। ठीक है, सेकेंड केस में इक्विवेलेंट Q2 के केस में जब हमने S2 को शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर Q1 और Q2 को कंपेयर करना है। तो Q1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था? 5/11 Q1 के केस में, है ना। और Q2 आई स्क्वायर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 1/2, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये हमको मिलेगा 10/11, मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2। यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो बहुत इजीली यूज़ हुआ है। जब वो वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो हमको V²/R का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। जब वो करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो I²R का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। करंट सोर्स भी ऐसे सोर्स होते हैं जो कांस्टेंट करंट डिलीवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है अगर क्रिस्टल क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। हम सारे आसानी से ये क्वेश्चन अगर आप शांति से सॉल्व करेंगे तो 100% आपके पास सही आंसर आने वाले हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का। और ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे सामने क्वेश्चन हमको दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन है टू रेजिस्टेंस R1 दैट इज इक्वल टू x ओम एंड R2 दैट इज इक्वल टू 1 ओम कनेक्टेड टू द वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी एज शोन इन फिगर। ओके, और द रेडियस ऑफ वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस from 0.2 mm at A to 1 mm at B। ओके, मतलब यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। लीनियरली का क्या मतलब है? लीनियरली का मतलब हम एक लाइन की इक्वेशन की हेल्प से इसको समझेंगे। ओके, अ गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड to the center of wire that is equal to 50 centimeter from each end। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 50 है और यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ 50 है। टोटल वायर का लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, शोन नो डिफ्लेक्शन, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है R1 डिवाइडेड बाय, इसको हम P कंसिडर कर लेंगे, है ना, सॉरी इसको हम R कंसिडर करेंगे, और R2 डिवाइडेड बाय इसको हम S कंसिडर कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं R1 R2 R3 R4। और यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, मतलब R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R4, है ना। हमको x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, पर यहाँ पर ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रेडियस इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सिस को x एक्सिस कंसिडर करें, ठीक है, और इस एक्सिस को अगर हम y एक्सिस कंसिडर करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा, है ना, जब x का वैल्यू हम यहाँ पर 0 कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर x का वैल्यू 1 मीटर है, तो y का वैल्यू यहाँ पर 0.2 mm गिवन है ना। और यहाँ पर y2 हम इसे लिखेंगे, इसको y1 लिख लेते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू, इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस मतलब y का वैल्यू हो गया 1 mm। ओके, तो हम यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, है ना। ये जो एरो की हेल्प से मैं लाइन बना रहा हूँ इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर डेफिनेटली y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mm का वैल्यू मतलब इसका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 है 1, y1 का वैल्यू है 0.2 और x2 माइनस x1 मतलब टोटल लेंथ दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पर हम y का वैल्यू mm में कंसिडर कर रहे हैं और x का वैल्यू मीटर में कंसिडर कर रहे हैं। इनटू x प्लस c का वैल्यू यहाँ पर डेफिनेटली 0.2 है ना,
वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर 0.2। ओके, तो y इज इक्वल टू हमको मिला 0.8x प्लस 0.2। ओके, ये हमारे पास में इक्वेशन है रेडियस का। ये y क्या है? रेडियस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे किसी x डिस्टेंस पर एक थिन सर्कुलर डिस्क कंसिडर करें, ऐसा थिन सर्कुलर डिस्क कंसिडर करें, तो इस थिन सर्कुलर डिस्क जिसका थिकनेस हम मान के चल रहे हैं dx, और इसका रेजिस्टेंस अगर हम देखें, क्योंकि हमको डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिफरेंशियल रेजिस्टेंस dr जो होगा वो रो इनटू उसका लेंथ दैट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब पाई y स्क्वायर। ओके, तो रो l बाई ए का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो x डिस्टेंस पर जब यहाँ से हम x डिस्टेंस चल रहे हैं तो यहाँ पर रेडियस कितना हो गया? y। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर रो बाय पाई जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन करेंगे dx का, और y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.8x प्लस 0.2, है ना, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको R3 फाइंड करना है, अगर हमको यहाँ पर R3 फाइंड करना है, तो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम अभी रब कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमको पता ही है वैल्यू पुट करना है ना, और इसका भी थोड़ा सा हम साइड में लिख देते हैं। तो डी आर जो होगा वो होगा रो इंटू डी एल दैट इज डी एक्स डिवाइडेड बाई ए दैट इज पाई वाई स्क्वायर। ओके, जब हमको R3 कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे दिस रो डी एक्स डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0.8x प्लस 0.2 और इसका स्क्वायर। ओके, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 तक, है ना। मीटर में कितना होगा? 1/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा R3 इक्वल टू रो बाई पाई, यहाँ पर कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर इसे कंसिडर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई 0.x प्लस 0.2 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये x रेज़ टू पावर -2 होगा और x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की हेल्प से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर देंगे, मतलब 0.8 से हम यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास में R3 का वैल्यू आया है, पर यहाँ पर हम लिमिट भी पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम और अरेंज कर देते हैं। पाई 0.8 से हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम 0 से 1/2। ओके, तो सबसे पहले x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे और फिर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो R3 का वैल्यू हमारे पास में आया रो डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.8। ठीक है, माइनस हमने बाहर लिया, 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/2 पुट करेंगे तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.4, 0.4 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.6, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0.2 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर R3 का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.8। ठीक है, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.2 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.4। ओके, डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.2। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल करेंगे, और इस 0.2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 2.4 को कैंसिल करेंगे, और अल्टीमेट अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है रो डिवाइडेड बाय पाई 0.8 इंटू 0.3। ओके, ये हमारे पास में R3 का वैल्यू आया। अब हम R4 का वैल्यू निकालेंगे, और R4 का वैल्यू निकालने के लिए इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे 1/2 से 1 तक, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, बस लिमिट चेंज होगा। तो यहाँ पर रो एज इट इज़ होगा, पाई एज इट इज़ होगा, 0.8 भी एज इट इज़ होगा, और यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 0.8 x प्लस 0.2, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे हम 1/2 to 1, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब हम R4 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर
x का वैल्यू जो होगा वो L1/2 होगा और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस इतने पोर्शन के लिए हमको लिमिट 1/2 से 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो R4 जो है वो हमको मिलेगा रो डिवाइडेड बाय, माइनस हमने कॉमन लिया, पाई इंटू 0.8। ओके, है ना। तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट किया 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 0.2 1 हो जाएगा, है ना, माइनस ये हो जाएगा 0.6, जो कि हमने पहले भी पुट किया था, तो 0.6 आया था हमारे पास। R4 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 0.4 और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 0.6। ठीक है, इतना हमने अभी तक सॉल्व किया। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो R1 का वैल्यू यहाँ पर x है, R3 का वैल्यू हमने फाइंड किया, दैट इज रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.8 इंटू 0.3। ओके, 0.3 इज इक्वल टू R2। R2 का वैल्यू कितना है 1, सो 1 डिवाइडेड बाय R4 का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.8, ठीक है, इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर रो पाई से रो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म सारी कैंसिल होगी, x ऊपर जाएगा तो ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये ऊपर 0.6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 20/4 होगा और हमको x का वैल्यू 5 मिलेगा। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिल रहा है 5। दैट इज द आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेशन का है। जब कभी हम जेई एडवांस की बात करते हैं और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में पूरे क्लियर होना चाहिए। और डेफिनेटली जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए हम रेजिस्टेंस के डेरिवेशन हमेशा करते ही हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कैसे हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तो है ही सही, वो तो बहुत इजीली हमने देख ही लिया, पर जो इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने किया है और जो लिमिट का यूज़ हमने किया है वो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से यहाँ पर ये क्वेश्चन करना होते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती जो है वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देगी। हम आंसर तो फिर भी करेक्ट कर लेंगे, है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में हम बैठे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर तो आपका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में आ ही जाएगा, पर आपको कोशिश ये करना है कि जल्दी नहीं करना है। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो एरर होने के चांसेस है और टाइम कंज्यूम और ज़्यादा हो जाए। इसलिए आप शांति से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही है, तो हमारी एरर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप छोटा सा भी यहाँ पर एरर कर देंगे, है ना, क्योंकि जब हम जेई के जो स्टूडेंट है, जेई एडवांस का, जेई मेंस का पेपर देने के बाद में जब बच्चे आते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो उनको कॉन्सेप्ट पूरा पता होता है पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, एरर कर देते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। उनका ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, पर ऐसा नहीं है। आप आराम से बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत होने के बाद में करेक्ट होने के चांस है तो वापस से आप अटेम्प्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इससे अच्छा हम शांति से बैठ के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई 2023 का पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन 3 हम देख रहे हैं फिजिक्स का। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन सर्किट शोन इन फिगर, कैपेसिटर C इज इनिशियली अनचार्ज एंड K इज ओपन, है ना। यहाँ पर ये K जो है ये ओपन है और इनिशियली कैपेसिटर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। इन दिस कंडीशन द करंट 1 एम्पियर फ्लो थ्रू 1 ओम रजिस्टर। ओके, यहाँ पर ये जो 1 ओम रजिस्टर है इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है
और t इक्वल टू टी नॉट पर हमने की प्रेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमको r का वैल्यू फाइंड करना है। जब t का वैल्यू टी नॉट से छोटा है, मतलब हमने जब की प्रेस नहीं किया था, तब I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, ऐसा उन्होंने पूछा है। ओके, और t का वैल्यू जब टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो कूलम माइक्रो सेकेंड है, मतलब कि यहाँ पर 7.2 माइक्रो सेकेंड बाद स्विच ऑन करने के बाद कैपेसिटर में 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा उन्होंने पूछा है। और अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो कैपेसिटर में पूरा कंप्लीट चार्ज कितना, कंप्लीट चार्ज होने के बाद कितना चार्ज स्टोर होगा वो बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि जब इस 1 ओम रजिस्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर KCL लगाते समय या फिर आप बैटरी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाते समय अगर इस 1 ओम रजिस्टर से कितना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो कंसिडर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब स्विच ओपन था तो ये 15 वोल्ट का जो बैटरी है ये डिस्चार्ज होगा और 5 वोल्ट का बैटरी चार्ज होगा, मतलब इससे 1 एम्पियर का करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। अब अगर हम KCL KVL लगाते हैं तो हमें इजीली आंसर मिलेगा। हम फर्स्ट लूप में लगाते हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं। ओके, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि I करंट फ्लो हो रहा है। अब I करंट फ्लो हो रहा है, उस I में से I1 जो है, ओके, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 ओम से चले जाता है तो इधर जाने वाला करंट कितना होगा, I माइनस 1 एम्पियर, है ना। तो ये होगा I माइनस 1 एम्पियर और यही वैल्यू है I1 की। जो I1 उन्होंने गिवन है वो I माइनस 1 है। ओके, तो हम यहाँ पर KVL लगाते हैं। हम लिखेंगे -15 फिर R इंटू I, फिर यह हो जाएगा आपका +1, फिर यहाँ पर +5 इक्वल टू 0। ओके, अगर ये KCL KVL हमने कैसे लगाया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाया है, समझ में नहीं आता है तो पहले आपको KVL के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। KCL KVL किसी सर्किट में आप कैसे लगाते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्टली कैसे यूज़ किया है वो समझना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस उसके लिए बना के दें, ठीक है। तो यहाँ पर R इंटू आई इक्वल टू हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर हम सेकेंड लूप के लिए अगर KVL लगाते हैं तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे तो और ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। हम यहाँ से चलते हैं और इस वाले लूप में हम लगाते हैं KVL। तो फिर हमारे पास में -15 ओके प्लस R इंटू आई, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आए हम तो +3 इंटू I माइनस 1 ओके इज इक्वल टू 0। ओके, आर आई का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 15 + 9 + 3 इंटू आई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये हमारे हमको मिलेगा 6 -6, सो आई माइनस 1 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, ओके, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो I का वैल्यू हमको यहाँ पर मिला 3 एम्पियर। कितना मिला 3 एम्पियर। तो यहाँ से R का वैल्यू हमको मिलेगा, R का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर हमको R इंटू 3 इक्वल टू 9, तो R का वैल्यू हमको मिला 3 ओम। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, R का वैल्यू यहाँ पर 3 ओम है, ठीक है। और अगर हम I1 का वैल्यू देखें तो
तो यहाँ पर हमने देखा था कि I1 इज इक्वल टू I माइनस वन, मतलब कि 3 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना। तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब हम सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो सी वाले ऑप्शन के लिए हमको कैपेसिटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्विच क्लोज कर दिया था। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला 3 पैरेलल ब्रांच वाला जो सर्किट मिल रहा है, इसका हम इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे, है ना। अगर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्वल टू, ओके, ई इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो E इक्वल टू E1 का वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू हमने यहाँ पर 3 कैलकुलेट किया था, प्लस E2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस E3 का वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि कोई बैटरी नहीं है वहाँ पर, और रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 है ना, डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, है ना। ऐसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 15 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 15 यहाँ पर 30/3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर 2/3 प्लस 1 मतलब 5/3 हो जाएगा। तो बाई 3 से बाई 3 यहाँ पर कैंसिल होगा और E का वैल्यू हमारे पास में आया 6 वोल्ट, ओके। अगर हम उस इक्विवेलेंट ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, है ना, तो वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3, है ना, मतलब कि 5/3, है ना। तो 3/5 हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस पूरे सर्किट को हम कुछ 6 वोल्ट का बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 3/5, और इसके साथ में हमने कैपेसिटर लगा दिया, ओके, और एक रेजिस्टेंस हमको पता था। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 3। तो टोटल रेजिस्टेंस R अगर हम देखेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 3/5 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 3, 18/5 ओम। इस सर्किट की हम बात कर रहे हैं ना, आफ्टर स्विच क्लोज, मतलब T ग्रेटर देन T0 की हम बात कर रहे हैं, T ग्रेटर देन T0 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 माइक्रोफेराड का हमारे पास कैपेसिटर, ओके। अगर इस सर्किट का हम करंट का इक्वेशन देखें तो हमको मिलेगा V0/R e⁻⁻t/RC, ओके। तो I इज इक्वल टू E0 का वैल्यू 6 है, R का वैल्यू यहाँ पर 18/5 है, इंटू e⁻⁻t, टी का वैल्यू उन्होंने कितना दे रखा है, टी का वैल्यू 7.2 माइक्रो सेकेंड दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू हमने अभी निकाला 18/5, इंटू C का वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻3 कैंसिल होगा, जब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको -1 मिलेगा, और ये 3 टाइम यहाँ पर कैंसिल होगा, मतलब हमको मिला 5/3 इंटू e⁻⁻1, मतलब 5/3, और e⁻⁻1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.36, ओके। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 0.12, मतलब कि 0.6 एम्पियर, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। सी वाला ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो V0 के बराबर होगा। पूरा कैपेसिटर हो जाए चार्ज हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा, मतलब कि 6 वोल्ट होगा। और अगर हम चार्ज की बात करें तो C इंटू वी सी हम लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 6 मतलब 12 माइक्रोकूलम, मतलब डी वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।
डी वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है।